अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिफ हाशमी और ये है Hyundai Sonata 2025 मॉडल और ये गाड़ी टर्बोचार्ज्ड है। सोनाटा की ये वही शेप है जो कि पहले आ रही थी, लेकिन इसको फेसलिफ्ट कर दिया गया है और इसमें बहुत सारी मेजर इंप्रूवमेंट्स की गई हैं जो कि इस गाड़ी को टोटली वर्थ बनाती हैं। फीचर्स और पावर के लिहाज से ये गाड़ी अपने से 4 गुना गाड़ियों के बराबर है और प्राइस के लिहाज से मेरे ख्याल से अपनी वैल्यू को जस्टिफाई करती है। इसमें क्या क्या चेंज किया गया है ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए कुछ हाईलाइट्स की तो ये है कि इसमें जो इंटीरियर है ये बहुत इंप्रूव कर दिया गया है, जो रिम साइज है ये बड़ा कर दिया गया है, इंजन इसका टर्बोचार्ज कर दिया गया है जो कि 290 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टोटली वर्थ इट है। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 1,80,00,000 है। ये ब्रांड न्यू है, 25 मॉडल है और सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी हमारी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगती है और इसके अलावा Hyundai ने अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज की काफ़ी हद तक ऐसी कर दी है मोस्टली गाड़ियों की। पहले इनकी गाड़ियाँ बिल्कुल सिंपल सी होती थी, अब ये गाड़ियाँ लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई हैं। इसके फ्रंट पे ये DRL कंटिन्यू करती है एंड टू एंड, जैसा कि नई वाली क्राउन में आती है। हेडलाइट इसकी काफ़ी हद तक BMW से इंस्पायर्ड हैं। अगर आप नई वाली X7 देखें या i7 देखें उनमें भी इसी तरह की हेडलाइट दी गई है। नीचे उनमें भी 2 प्रोजेक्शन लैंप आते हैं जैसे कि इसमें दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारी इंटरनल्स दी गई हैं। बम्पर की लुक काफ़ी एग्रेसिव है और फ्रंट पे एक N9 का बैच ऐड कर दिया गया है जो कि N9 इसका टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है। N9 में बाय द वे इलेंट्रा भी आती है, बट फिलहाल पाकिस्तान में सिर्फ N9 यही गाड़ी ऑफर हो रही है ब्रांड न्यू। बोनट में इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कट लाइन्स दी गई हैं जो पहले सोनाटा में DRL यहाँ कंटिन्यू करती थी वो खत्म कर दी गई हैं। हेडलाइट की डिजाइन भी काफ़ी हद तक डिफरेंट है, बट ये लुक मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी फीचर्स इंप्रूव किए गए हैं। एक तो पार्किंग सेंसर्स यहाँ साइड से आ रहे हैं तो आपको साइड के ऑब्स्टिकल भी इंडिकेट करेगी। इसके अलावा इसमें रडार भी आता है जो कि आपको इस गाड़ी का लेन डिपार्चर असिस्ट, ऑटो ब्रेकिंग, उसके अलावा एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल इनेबल कर देता है। फिर इसमें रिम अप 19 इंचेस के कर दिए गए हैं जिन पे मैं आगे एक्सैक्ट बात करूंगा। और इसमें यहाँ पे N9 की बैचिंग दे दी गई है और एक फेक एयरवेंट दे दिया गया है जिसमें इंडिकेटर है। इंडिकेटर अब इसका यहाँ से मूव करके यहाँ पे दे दिया गया है। कट लाइन्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। ओवरऑल बॉडी की कट लाइन्स पहले जैसी ही हैं, लेकिन यहाँ पे साइड कट से दी गई हैं जो कि इसकी लुक्स को काफ़ी ज़्यादा बल्कि बना रही हैं। और साइज के लिहाज से ये गाड़ी D7 की सेडान है। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन मर्सिडीज E क्लास बनती है या BMW 5 सीरीज बनती है जो कि प्राइस के लिहाज से इससे काफ़ी महंगी हैं। इस तरह से कि आपको 2020-21 की E क्लास भी तकरीबन 3.5 करोड़ की मिलेगी या 5 सीरीज यहाँ पे खड़ी हुई ऑलरेडी 18 मॉडल, ये गाड़ी भी 2,75,00,000 की है, जबकि ये ब्रांड न्यू 25 मॉडल है और फीचर इनमें ऑलमोस्ट उतने नहीं है लेकिन पावर के लिहाज से उनसे ज़्यादा तेज़ है। इसमें साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, ऑटो का फीचर है, यहाँ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी हैं और 360 डिग्री कैमरास भी हैं। तो ये साइड मिरर हीटेड भी हैं। ये सब E क्लास ऑफर करती है बट वो बहुत महंगी है। फिर इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है, डोर हैंडल में पड लैंप्स भी आते हैं और इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। और इसके बारे में एक बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें प्राइवेसी कर्टन्स भी आती हैं रेयर डोर्स में जो कि मैनुअल हैं और बैक विंडशील्ड पे भी आता है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिकली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। इस मैं डेमोस्ट्रेट करूंगा आगे जाके। फिर इसके अलावा कट लाइन्स अगर आप यहाँ से देखें तो ये काफ़ी हद तक पहले वाली सोनाटा जैसी लगती है, लेकिन इसके बम्पर्स भी ज़्यादा बोल्स्टर्ड हैं और उनमें भी एयरवेंट्स दिए गए हैं जो कि इसकी लुक्स को ज़्यादा एग्रेसिव बना रहे हैं, बट ये फंक्शनल नहीं है। पार्किंग सेंसर्स बैक पे भी यहाँ साइड से दिए गए हैं और इसके अलावा बम्पर्स नीचे से भी काफी बाहर तक आ रहे हैं। और इसमें फिर जितने क्रोम थे आम गाड़ी में वो सब ब्लैक आउट कर दिया गया है। यहाँ पे आपको कहीं पे भी क्रोम नजर नहीं आएगा। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की तो ये भी काफी इंप्रूव कर दिया गया है। टेल लाइट इसमें टोटल रीडिजाइन है और इसके अलावा ये वाला एरिया भी इसका रीडिजाइन कर दिया गया है। पहले सोनाटा में जो ब्रेक लैंप था वो एंड टू एंड कंटिन्यू तो करता था लेकिन थोड़ा ऊपर से, और इसके अलावा इसमें ये वाला एरिया नहीं था। अब इसमें ये ब्लैक वाला पार्ट ऐड कर दिया गया है और इसके अलावा इसके अंदर ये Hyundai का बैच दिया गया है। बाकी टेलर स्पीच की ज़रा स्लीक कर दी गई हैं। इनमें इंडिकेटर और रिवर्स का भी डिज़ाइन काफ़ी चेंज कर दिया गया है। और इसके अलावा एग्जॉस्ट भी अब इस गाड़ी में बैक पे 4 आते हैं। ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हालांकि इसका इंजन कोई बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस नहीं है, बट स्टिल क्वाड एग्जॉस्ट दिए गए हैं। इसमें साउंड इसकी नॉर्मल सी है बट आम गाड़ियों से ज़्यादा ही है। बैक पे इसका बम्पर सारा बल्कियर है, यहाँ पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। और इसके अलावा इसमें एक फीचर इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि अगर आपके पास चाबी है और आप इस गाड़ी के करीब आते हैं तो इसकी डिग्गी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी, खुल जाएगी। ये कभी कभी एनॉय भी करता है बट इसको आप जाके ऑफ भी कर सकते हैं अंदर से। बाकी इसका ट्रंक लीड यहाँ पे दिया गया है। टेलगेट इस गाड़ी का पावर्ड है जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। ये चीज़ E क्लास में भी ऑप्शनल होती है, E180 में 200 में आती है। बाकी इसके अलावा इसकी ट्रंक कैपेसिटी भी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान एडजस्ट कर सकते हैं। स्पेयर टायर भी ये गाड़ी ऑफर करती है। और इसके अलावा इसके रेयर बेंचेस भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं जिनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। ट्रंक में इंस्टॉलेशन प्रॉपर दी गई है, बंद भी आप इसको बटन से कर सकते हैं जो कि अगेन इंटरेस्टिंग चीज़ है इस प्राइस पॉइंट पे।
और इसके अलावा बाकी यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये भी पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। इस तरह से कि सिर्फ लुक्स ही नहीं बल्कि डैशबोर्ड के फीचर्स भी इंप्रूव कर दिए गए हैं। डैशबोर्ड ये टोटली रीडिजाइंड है, स्टीयरिंग यहाँ पर नया है, मल्टीमीडिया, मीटर, क्लाइमेट कंट्रोल सब कुछ रीडिजाइंड है। इंटीरियर से ये गाड़ी बिल्कुल एक अलग ही गाड़ी लगती है। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें इंप्रूव की गई हैं उनमें सबसे पहले बात करते हैं स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग व्हील का पूरा लेदर स्टिच्ड है और इसमें रेड स्टिचिंग दी गई है जो कि एन9 की थीम के साथ मैच करती है। फिर ये स्टीयरिंग व्हील पूरा गोल नहीं है, ये थोड़ा सा अनयूजुअल है जो कि ग्रिप बेहतर करता है। और उसके अलावा यहाँ पे एन9 की बैजिंग दी गई है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और उसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील हैवी मल्टीमीडिया वाला, क्रूज कंट्रोल, रडार, ये सब कुछ इसमें दिया गया है। क्रूज कंट्रोल एडाप्टिव है और उसके अलावा ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है। फिर इसके हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं, वाइपर इसमें ऑटोमेटिक हैं, अगेन रेन सेंसिंग जो कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगे। लेकिन गेयर सिलेक्टर इसका थोड़ा सा वियर्ड है, पहले यहाँ वाला काफ़ी अच्छा लगता था बट अब ये स्टीयरिंग के पीछे दे दिया गया है जिसको मैं इस तरह से गेयर में स्विच करूँगा, तो ये थोड़ा सा अजीब है। लेकिन बाकी सब कुछ यहाँ पे फिट है। अगर बात की जाए मीटर की, तो मीटर ये पूरी स्क्रीन है जो कि अगेन BMW से रिजेंबल करती है काफ़ी हद तक, लेकिन इसकी जो ओवरऑल क्वालिटी है ये BMW के साथ मैच नहीं करती, बट इस कैटेगरी के लिहाज से ये ठीक है। इसके आप थीम्स को चेंज कर सकते हैं, ड्राइव मोड्स के साथ भी ये अपना डिस्प्ले चेंज करती है लाइक दिस। और इसके अलावा इसमें फिर ये गाड़ी आपको सारी स्टेट शो करवाएगी जैसा कि हर गाड़ी करवाती है। लेफ्ट फेस का मल्टीमीडिया दिया गया है जो कि अगेन डिज़ाइन के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है, साइज़ के लिहाज से भी मैसिव है और ये फ्लोटिंग है। ये डैशबोर्ड से ऊपर निकला हुआ है और ये सिंगल ही पीस कंटिन्यू कर रहा है एंड टू एंड। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सब कुछ आता है। क्वालिटी के लिहाज से ये भी ठीक है बट अपने राइवल्स जैसा कि मर्सिडीज या BM वगैरह हो गई उनको मीट नहीं करता, बट वो इससे बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी ठीक है। स्पीकर्स में काफ़ी प्रीमियम है। डैशबोर्ड में 3 स्पीकर्स दिए गए हैं, डोर्स में 2 स्पीकर्स दिए गए हैं ऑन ईच साइड, बैक पे भी काफ़ी स्पीकर्स हैं और ये स्पीकर सारे के सारे हैं भी बोस के, तो इसकी साउंड भी काफ़ी अच्छी है। और इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी काफ़ी इंप्रूव कर दी गई है पहले से। इसकी जो ये स्क्रीन वाला पैनल है फ्लोटिंग, इसके नीचे एम्बिएंट लाइट कंटिन्यू करती है। डैशबोर्ड में एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, डोर्स में एम्बिएंट लाइट्स आती हैं जो कि लाइट्स ऑन करने पे ऑन होंगी लाइक दिस। इस एम्बिएंट लाइटिंग को आप RGB कलर में स्विच कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे फीचर दिया गया है स्विच विद ड्राइविंग मोड्स, तो अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो ये ड्राइव मोड्स के हिसाब से चेंज होंगी लाइक दिस। अगर मैं स्पोर्ट में करूँगा तो ये रेड हो जाएंगी, इको में ये ग्रीन हो जाएंगी, नॉर्मल पे ये ब्लू सी होंगी और ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर इसके अलावा इसके आसपास ही काफ़ी सारी कार्बन फाइबर की ट्रिम्स दी गई हैं, नीचे एयरबैग्स दिए गए हैं और मैं रेड स्ट्रिप कंटिन्यू कर रही है जो कि N9 को सिग्निफाई करती है। नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है और ये क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन है। सिर्फ यही नहीं, इसमें जो सीट्स आती हैं फ्रंट पे दोनों ये हीटेड के साथ साथ वेंटिलेटेड भी हैं, ये एक अगेन अच्छा फीचर है। और इसका स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है जो कि इस कैटेगरी में बहुत ही कम गाड़ियाँ ऑफर कर रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये स्टीयरिंग व्हील पूरा हीटेड है। अभी मेरे साथ एक ये वियर्ड खड़ी हुई है, अगर आप इसका हीटेड स्टीयरिंग ऑन करें तो इसकी सिर्फ साइड वाली ग्रिप गर्म होती हैं, ऊपर नीचे वुड होता है और वो गर्म नहीं होता। इस गाड़ी के केस में ऊपर और नीचे भी सब कुछ गर्म होता है और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाकी इसके अलावा इसमें क्लाइमेट कंट्रोल के वेंट्स पीछे भी दिए गए हैं, नीचे पावर आउटलेट्स दिए गए हैं काफ़ी सारे, एक तो नॉर्मल है, एक प्रॉपर चार्जर है और इसके अलावा फिर नीचे वायरलेस चार्जर भी दिया गया है। वायरलेस चार्जर इसका कोई बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है बट स्टिल इट वर्क्स। इसके अलावा पीछे पे ड्राइव मोड सिलेक्टर, ऑटो होल्ड, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, बट स्टिल इसकी पार्किंग ब्रेक अभी भी यहाँ पे नहीं की गई, ये ड्राइवर के राइट साइड पे आती है, तो नया बंदा जब इसमें बैठता है तो उसको इसको ढूंढना पड़ता है। बाकी इसमें 360 कैमरास हैं जिनको मैं यहाँ से ऑन कर सकता हूँ, इनका व्यू भी काफ़ी ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा क्लियर है। फिर पीछे की एरिया दिया गया है जो कि बंद ही है, आई एम नॉट श्योर। वैसे यूटी गाड़ी में यहाँ पे कन्वर्टेबल टॉप के कंट्रोल्स आते हैं बट सोनाटा कन्वर्टेबल आती ही नहीं है, तो इसका मुझे तो समझ नहीं आ रहा। 7 कप होल्डर्स हैं, फोन होल्डर है, सेंटर कंसोल का स्पेस के लिहाज से डिसेंट है। और अगर बात की जाए सीट्स की तो ये एल्कंटारा और लेदर के कॉम्बिनेशन में है। फिर इनमें भी रेजिस्ट्रेशन दी गई हैं जो कि अगेन N9 को सिग्निफाई करती हैं। सीट्स इसकी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं और ड्राइवर की सीट में मैनुअल फंक्शन भी आता है, यानी कि जब भी मैं इस गाड़ी को बंद करके दरवाजा खोलूंगा तो इसकी सीट एडजस्ट करेगी लाइक दिस, जब बंद करूंगा तो ये दोबारा एडजस्ट करेगी इस तरह से। और इसमें मैनुअल फंक्शन भी 2 दिए गए हैं, ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। डोर हैंडल्स के काफ़ी तक पुरानी सोनाटा से मिलते जुलते हैं। डोर इसका ऑल ब्लैक है और इसमें पैनोरामिक रूफ भी आती है जिसको मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसमें जो बैक पे प्राइवेसी कर्टन है उसको मैं इलेक्ट्रॉनिकली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ इधर से। बाकी इसके अलावा अगर डैशबोर्ड पे देखा जाए तो एक हेड्स अप डिस्प्ले दिया गया है, ये आपको गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है जैसा कि गाड़ी की स्पीड, रोड, इसके अलावा रोड के जो वार्निंग साइंस हैं वो भी ये गाड़ी रीड करती है। और अब अगर बात की जाए इसमें रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की तो ये स्पेस के लिहाज से बस ठीक है, लेकिन मेरे पास यहाँ पूरा है, लेकिन ये गाड़ी एक स्पोर्टियर सेडान है तो मेरे ख्याल से ये ठीक है। 3 लोग इसमें आ सकते हैं। 3rd पर्सन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि सेंटर में हम दिया गया है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी पाकिस्तान के लेवल से बहुत ऊपर है। इस तरह से कि इसमें रेयर सीट्स में ये प्राइवेसी कर्टन्स दिए गए हैं। फिर इसके अलावा रेयर सीट्स इस गाड़ी में हीटेड भी हैं जिनको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ लाइक दिस, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। फिर इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर मैट्स तो हैं ही, लेकिन यहाँ पावर आउटलेट भी दिए गए हैं जो कि C2C वाले हैं।
फिर ऊपर यहाँ पर रेयर पैसेंजर्स के लिए पैनोरामिक रूफ भी दी गई है और उसके अलावा इसमें सीट्स भी काफ़ी स्पोर्टियर सी हैं। फिर बैक पे इसमें क्वार्टर ग्लास हैं, आसपास के पोर्ट्स हैं, सीट बेल्ट्स हैं, 3 हेडरेस्ट हैं, स्पीकर इसमें बोस के हैं। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के पावर यूनिट की यानी कि इसके इंजन की, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह से कि ये 2500 सीसी है और टर्बो चार्ज है। इससे पहले पाकिस्तान में टर्बो कार सबसे बड़ी जो आई थी वो हैवल वगैरह थी या फिर सिविक आरएस थी। इस कैटेगरी में तो सिविक आरएस ही थी जो कि 1.5 टर्बो थी और वो गाड़ी अच्छी खासी तेज़ है। फिर ये गाड़ी अब 2500 टर्बो कर दी गई है, जिसकी वजह से अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सबसे तेज़ गाड़ी है। ये 290 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और इसके अलावा साइज़ के लिहाज से भी एक सेडान है, तो ये ऑन रोड अच्छी खासी तेज़ रहेगी। और इसके अलावा ये गाड़ी हैवी फ्रंट व्हील ड्राइव, तो इसको हैंडल करना थोड़ा आसान होगा। रेयर व्हील ड्राइव गाड़ियाँ हैंडल करने में थोड़ी सी ज़्यादा ट्रिकी होती हैं, बट अगर ये रेयर व्हील होती तो इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बन जाती, बट रेयर व्हील नहीं है ये। बाकी इसके अलावा अगर इसको इसकी कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो ये एक्टिव हाइब्रिड खड़ी हुई है BMW जो कि 220 के आसपास है। ई क्लास खड़ी है जो कि अगेन 180 या 190 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और वो गाड़ियाँ इनसे 1.5-2 करोड़ रुपए महंगी हैं, जबकि ये गाड़ी उनसे इतनी कम प्राइस पे इस तरह के पावर फिगर्स ऑफर करी है और ब्रांड न्यू है। फिर इसकी वारंटी भी है, जबकि प्रोडक्ट गाड़ियों की वारंटी नहीं होती और वो गाड़ियाँ चल के आती हैं, किस तरह चली हैं कोई पता नहीं, जबकि ये गाड़ी तो आपके सामने है, आप खुद इसको यूज़ करेंगे। फिर इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, ये सब चीज़ें आती हैं। बोनट भी इसका हाइड्रोलिक से ओपन होता है। बिल्ड क्वालिटी भी इसकी डिसेंट है, सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर नीटली पैक्ड है और इसके अलावा काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है। बाकी इसके अलावा अगर बात कीजिए एवरेज की, तो ये गाड़ी नॉर्मल फुट पे तकरीबन आपको 8 से 10 की दे सकती है। अगर आप इसको फ्लोर करेंगे तो ये गाड़ी 4-5 पे भी आ सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली टर्बो चार्ज है। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी की टायर साइज की, और टायर साइज जो है इसमें यह है 245, 40 और 19 इंचेस का रिम आपको सेंटा फे, हैवल या प्राडो TXL में देखने को मिलेगा। बट ये गाड़ी सेडान होते हुए भी इतना बड़ा रिम ऑफर कर रही है, बट इसके साइज के लिहाज से ये ठीक लग रहा है। इसकी वजह यह है कि तो इसका टायर लो प्रोफाइल है 40 का और इसके अलावा इसके व्हील आर्चेस भी अच्छे खासे बड़े हैं। फिर ये रिम इटसेल्फ भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि एल्यूमिनियम और मैट ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है और इसके अलावा इसकी डिस्क ब्रेक्स भी अच्छी खासी बड़ी हैं, जो कि इस तरह के परफॉर्मेंस फिगर्स के साथ मस्त हैं। टायर भी इसमें कॉन्टिनेंटल के हैं, जो कि अगर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इस तरह के महंगे टायर्स पाकिस्तान में आपको बहुत ही कम गाड़ियों में देखने को मिलेंगे, मोस्टली गाड़ियों में जनरल के टायर्स आते हैं। फिर इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये सब चीज़ें आती हैं जो कि इसकी राइड को और ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। यह था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।